ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखना आराम से, नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में पूछो, या आज अगर टाइम बचता है तो आज डिस्कस करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं अभी। तो ये कह रहा है कि वी आर के में है, वी ट्रांसपोज वी 0 है, लेकिन यहाँ एक रिजल्ट आता है कि वी ट्रांसपोज का रैंक आई थिंक 1 आएगा, ठीक है ना। ये जो वी ट्रांसपोज है, वी ट्रांसपोज वी तो यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगी ना, वी क्या है k क्रॉस 1 की है, तो 1 क्रॉस k क्रॉस 1, तो वी ट्रांसपोज वी इज अ नंबर, ठीक है। तो यहाँ जो आपका वी ट्रांसपोज वी है वो एक नंबर होगा, और ये वी ट्रांसपोज निकालोगे ना तो इसका जो रैंक होगा ये 1 होगा। अच्छा हम लोग ये जानते हैं ना, मैट्रिक्स में होता है ना ए ट्रांसपोज, अच्छा अभी देखा था एक शुरू में जो क्वेश्चन हुआ था, अच्छा यूवी ट्रांसपोज वाला जो था, तो उसमें क्या आया था, यूवी ट्रांसपोज में क्या मिला था, उसका रैंक कितना आया था यूवी ट्रांसपोज का, जो पहला क्वेश्चन आज का जो हम सॉल्व कर रहे थे, रैंक 1 आया था ना। हाँ वी ट्रांसपोज की भी रैंक 1 आएगी, तुम वी कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड के, और वी ट्रांसपोज निकाल के देखो उसकी रैंक 1 आएगी, तो ट्राई करके देख लो पहले। तो वी ट्रांसपोज की रैंक 1 आएगी, और ये तो नंबर है तो मान लो कुछ हो जाएगा, तो आई माइनस दिस, तो इसकी रैंक कितनी आएगी पी की। तो पूछा क्या है इन्होंने, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, पी इनवर्स आई माइनस पी होगी, पी इनवर्स पी होगी 1 माइनस 1 आइगन वैल्यू है पी का, या आई प्लस पी इंटू वी बराबर वी आएगी। तो एक आसान सा एग्जांपल, ये आसान सा तरीका एंट्रेंस में करने का ये है कि जैसे इसने कहा ना कि v क्या है, r की पावर k है, मतलब r के मतलब k डायमेंशनल वेक्टर है, ये एक मिनट, k डायमेंशनल वेक्टर है। तो ये आपका k डायमेंशनल वेक्टर है, तो k को 2 ले लो चलो, तो v एक कॉलम वेक्टर 1 2 टाइप का ले लो, और उससे एक्सप्रेशनली p निकाल लो, फिर चेक कर लो क्या ट्रू है, उससे आ जाएगा। ठीक है ना, इससे चेक करना पड़ेगा। तो एग्जांपल लेके, सिंपली एग्जांपल ले लो, भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके डिस्कार्ड कर लो ऑप्शन को, तो उससे भी हो जाए। हैं 2x2 का लेके काम करना है। हाँ 2x2 का लेके आप बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड कर लो, हो जाएगा, उससे आ जाएगा। सर v ट्रांसपोज तो एक मैट्रिक्स होगी, और v ट्रांसपोज v भी एक मैट्रिक्स होगी, तो मैट्रिक्स अपॉन मैट्रिक्स ऐसे करेंगे सर? नहीं मैट्रिक्स नहीं होगी, वो नंबर होगा। जब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आती है तो उसको एज ए नंबर कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जो है वो एक नंबर है, तो ये जो v ट्रांसपोज v है वो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, दैट इज अ नंबर, ठीक है। स्केलर बोलते हैं उसको हम लोग, तो स्केलर होगी वो, ठीक। तो ठीक है भाई, देख लो एग्जांपल एक हो जाएगा, ये नंबर है, ये मैट्रिक्स है। जैसे अगर v आप लोग कॉलम में 1 2 1 2 ले लो, तो ये v ट्रांसपोज 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और ये v ट्रांसपोज ये नंबर है, v ट्रांसपोज भी एक नंबर है, ठीक है ना, उससे आ जाएगा। ये रिजल्ट भी है कि वो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स उसके आइगन वैल्यू 0 एंड 1 होती है। हाँ, तो ये कुछ प्रोजेक्शन ही तो है। तो यहाँ से अगर आपको थ्योरम्स यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। प्रोजेक्शन की आएगी वैल्यू 1 माइनस 1 आएगी, है ना, तो इसकी आएगी 0 हो जाएगी, और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 0 एंड 1 आएगी। अच्छा 0 एंड 1 आएगी, हाँ। तो इसकी वजह से 0 एंड 1 आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 एक 1 रहेगा, और 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, यही ना। तो वी ट्रांसपोज अपन वी है ना, इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है उसमें ये देखने को मिलता है वहां पे, है ना। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स जो होते हैं, ओ यस, तो यहाँ पे क्या है एक्स ए एक्स ट्रांसपोज, है ना। तो आई यहाँ पे आ गया ना उसके जगह पे,
क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नंबर आता है ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यहाँ पे ये है और ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उसका आइगन वैल्यू 0 1 आएगा तो उसके हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ये भी सही है अगर आप थ्योरम यूज करना चाहो, लेकिन प्रोजेक्शन हम लोगों ने पढ़ा नहीं है यहाँ पे, है ना, स्पेशली जैम के सिलेबस था नहीं तो पढ़ाया नहीं है, तो वरना वैसे कर सकते हो आप। ठीक है ना, इनर प्रोडक्ट में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है वहां पे। इनर प्रोडक्ट में कैसे लेंगे इसको? इनर प्रोडक्ट क्या है ना, जैसे स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या था आपका, एक्स वाई का, मतलब प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट में ही आएगा। प्रोजेक्शन अगर आप वहां देखते हैं ना, प्रोजेक्शन अलग है ना, सिलेबस में इसलिए लिखा नहीं था, तो है ना, नेट में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको शायद नेट वाले एग्जाम में, CSIR में, जहाँ प्रोजेक्शन की बात कर रहा होता है, लेकिन प्रोजेक्शन हमारे सिलेबस में था नहीं तो हमने पढ़ा नहीं ये, बट कर सकते हो उससे ना, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से भी हो जाएगा। एनीवे कुछ समझ ना आए तो सिंपल एग्जांपल ऑप्शन डिस्कार्ड करो एंट्रेंस में, ठीक है, जरूरी नहीं सारे स्टेटमेंट याद हो आपको। an bn सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, an इंक्रीजिंग है, bn डिक्रीजिंग है, तो कौन सा स्टेटमेंट हमेशा कन्वर्जेंट रहेगा, मतलब an कौन सा स्टेटमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन an प्लस bn हमेशा कन्वर्जेंट होगा, है ना। तो हमेशा कन्वर्जेंट होगा कब, an bn दोनों बाउंडेड है, तो क्या वो कन्वर्जेंट होगा, जरूरी नहीं है ना, दोनों -1 की पावर n ले लो, तो 2 टाइम -1 की पावर n, तभी कन्वर्जेंट नहीं है। और an बाउंडेड एबव है, तो bn के बारे में कुछ हाँ ना, अच्छा एक मिनट वो भी बता रखा है, एक मिनट, एक बता रखा है an इंक्रीजिंग है bn डिक्रीजिंग है, ये बता रखा है आपको, तो an खुद इंक्रीजिंग है और bn डिक्रीजिंग है। आप n और -n लेने से सर हो रहा है, तो n और -n लेंगे तो n -bn हो जाएगा, उस हिसाब से n + bn भी हो जाएगा, और ये इंक्रीजिंग है, फिर सर वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, और वो सर ऑप्शन सी हो जाएगा मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से। हाँ अच्छा, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगाएंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस टू, तो कन्वर्जेंट बता रखा है बाउंडेड अबव, हाँ सम कन्वर्जेंट है ना, तो सम कन्वर्जेंट है हमेशा, सम इज ऑलवेज कन्वर्जेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा किस कंडीशन में, तो अगर an बाउंडेड एबव है तो an की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, bn बाउंडेड बिलो है और bn क्या था, डिक्रीजिंग था, और बाउंडेड बिलो भी है, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहता है कन्वर्जेंट है, और an bn दोनों कन्वर्जेंट है तो सम तो कन्वर्जेंट होगा ही, देन इंप्लाइज सम इज कन्वर्जेंट। बाकी केस में फेल हो जाएगा। n कन्वर्जेंट वो बोला नहीं है सर, आप नहीं बोल नहीं, रहे हैं। हाँ ऑप्शन सी में बोला है ना, और इसने बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होने पे गारंटी देगा कि an प्लस bn कन्वर्जेंट है, तो सी ऑप्शन अगर ट्रू है तो ये गारंटी दे रहा है कि an प्लस bn सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। क्यों, क्योंकि ये लाइन चूंकि मुझे पहले बता रखा है कि an इंक्रीजिंग है और bn डिक्रीजिंग है, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या कहती है कि ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है दैट विल ऑलवेज बी कन्वर्जेंट, एंड अपर बाउंड क्या होगा, जो क्या बोलते हैं उसे, लोएस्ट अपर बाउंड जो होता है वहां पे कन्वर्ज करती है, हाँ सुप्रीम वैल्यू पे कन्वर्ज करती है, तो जो लोएस्ट अपर बाउंड है उस पे कन्वर्ज करेगी। कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको इन्फीमम बोलते हैं, तो इन्फीमम वैल्यू पे वो कन्वर्ज करेगी। सर लेकिन हम n और -n लेने से तो ये नहीं हो रहा ना, तो n-n इस पे फिट बैठ रहा है सी ऑप्शन पे, लेकिन डी ऑप्शन में तो फिट बैठ रहा है। हाँ तो उससे क्या हो रहा है, तो डी ऑप्शन पे फिट बैठ रहा है, तो क्या an इंफिनिटी पे जा रही है और bn माइनस इंफिनिटी जा रही है, तो क्या ये गारंटी दे रहा है कि अगर मतलब कोई दूसरा सीक्वेंस लेंगे तभी ये फिट होगा, बताइए आप। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा क्या आपसे, देखो पहले तो ये समझो पूछ क्या रहा है, which imply which, आपको कई बार बच्चा ना गलत समझता है, अब पता ना if then अलग स्टेटमेंट है, then if अलग स्टेटमेंट है, if and only if अलग है, तीनों तीन अलग अलग मीनिंग होगी, तो यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे, this implies option और option implies this, तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ के बताओ कि ये स्टेटमेंट जो है this statement implies the option, ऐसा पूछ रहा है, या option implies this, क्वेश्चन पढ़ के देखो पहले आप। तो स्टेटमेंट तो ऑप्शन इंप्लाई कर रहा है, यहाँ कह रहा है अंडर विच ऑफ द कंडीशंस दिस विल बी ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा ट्रू होगा देन दिस विल बी ट्रू। बाकी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि
कि इफ दिस हैपन देन व्हाट, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे दिस इंप्लाइज ऑप्शन इन क्वेश्चंस में, जो बाकी क्वेश्चंस हैं, कि दिस इज गिवन देन व्हिच ऑप्शन इज ट्रू। यहाँ वैसा पूछ रहा है कि इनमें से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो ट्रू हो जाए तो इसकी गारंटी है। अंडर व्हिच ऑफ द कंडीशंस, पहले आपको चूज करना है कौन सा कंडीशन इंप्लाई करेगा इसको। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं करेगा दिस इंप्लाइज व्हाट, ऐसा नहीं कह रहा है वो, ये कह रहा है कि व्हिच ऑप्शन इंप्लाइज दिस की चीज है। तो सोचिए, अच्छा ये सिंगल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है? हाँ सी होगा तो ये मल्टीपल करेक्ट है ना, मल्टीपल करेक्ट है, सिंगल 32 नंबर है तो मल्टीपल करेक्ट है। तो अगर ए एंड बी एन बाउंडेड है तो बाउंडेड का क्या मतलब, तो ए भी ट्रू होगा, ए ऑप्शन भी ट्रू है, सी भी ट्रू है। यस सर। हाँ। लेकिन एक ही तो which of the नहीं नहीं, following? ये एक्चुअली सिंगल करेक्ट है क्या, तो मल्टीपल करेक्ट होना हाँ चाहिए तो था। सिंगल करेक्ट है which of the oh मल्टीपल सेलेक्ट 32 नंबर है ये, है ना। 30 से 40 एग्जाम में 31 to 40 मल्टीपल सेलेक्ट होता है, क्योंकि ए भी ट्रू है। अगर बाउंडेड होने का क्या मतलब है, बाउंडेड बिलो एंड एबव बोथ, तो दोनों हैं तो ये भी इंप्लाई करेगा। तो ऑलरेडी मोनोटोनिक तो था ही, बाउंडेड है, मोनोटोनिक है बाउंडेड दोनों कन्वर्जेंट, तो ये ए भी ट्रू है, सी भी ट्रू है। ए एन की बस ये बात कर रहा है। स्टेटमेंट सेम ही है ना, दोनों स्टेटमेंट सेम है क्योंकि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से। हाँ, तो अब बी ए एन कह रहा है कि बाउंडेड एबव है, ए एन बाउंडेड एबव है, बी एन के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो इसलिए बी गलत है। बी गलत क्यों है ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ ए एन की बात कर रहा है, बी एन की बात तो नहीं कर रहा। और लास्ट कह रहा है कि ए एन अगर इंफिनिटी पे जा रही है और बी एन माइनस, तभी ट्रू होगी। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तभी ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। एग्जांपल अगर कांस्टेंट सीक्वेंस ले लो कि ए एन एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, बी एन भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो सम कांस्टेंट होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत। तो ये जरूरी नहीं है कि ये होगा तभी ऐसा होगा, है ना। ठीक है, जरूरी नहीं। तो एसी देख लो ऑफिशियल आंसर की में क्या एसी होना चाहिए। ठीक है, देखो आपको ये फंक्शन दे रखा है 1 1 और 2, डेफिनेशन लगाओ, हो जाएगा, डेफिनेशन से हो जाएगा। 1 1 2 क्वांटिटी क्लास में किया हमने, तो डेफिनेशन से हो जाएगा। fx नॉन नेगेटिव डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये हमने सॉल्व किया था पहले, इसको इंटीग्रेट कर दो एक बार, है ना, a टू x में, और एक बार इसको इंटीग्रेट करो, एक बार a टू x में और एक बार x टू b में, तो ये दो इक्वेशन आ जाएगी, इस तरह से कुछ आ जाएगा, आ जाएगा। ट्राई करके आओ, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक ef दो इवेंट है और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये वही इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सर मुझे क्वेश्चन 34 है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है थोड़ा सा बता दो इसमें से कोई लाइन सर। ये जो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बहुत कुछ बोला है सर, ये कुछ समझ नहीं आ हाँ तो ट्राई करो, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। क्वेश्चन बोला है, बस बोल के तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें नहीं आएगा, ट्राई तो करो। एग्जांपल से कर सकते हो, एक क्वेश्चन का 1000 अप्रोच है, ट्राई तो करो, 4-5 अप्रोच ट्राई करो, देखो कौन सा फिट बैठ रहा है, कौन सा, तभी तो सीखोगे। और जब यहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, एग्जाम में कैसे काम करेगा। तो हैबिट बनाओ ना कि कोई नया क्वेश्चन आए तो हम क्या करें, छोड़ दें, तो फिर 60 के 60 क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने पड़ेंगे, ये होगा। क्योंकि एक भी नहीं आएगा तो मैं ऐसा थोड़ी तुम्हारे घर से देखा हुआ क्वेश्चन आएगा। एग्जाम कॉलेज का एग्जाम तो क्या बीएससी एमएससी वाला कि सर के नोट से ही आएंगे, वो भी आईआईटी में ये भी नहीं होता। जो लोग आईआईटी से एमएससी उनको पता है कि आईआईटी में जो पढ़ाते हो तो बिल्कुल नहीं आता है, मतलब क्लास में अगर किसी ने क्वेश्चन करा दिया, अगर कराते नहीं वो लोग क्वेश्चन, अगर करवा दिया तो वो तो पक्का नहीं आएगा। तो क्वेश्चन कुछ और आते हैं, एग्जाम में पढ़ाया कुछ और होता है, ऐसा होता है। तो वो यहाँ भी ऐसे सिस्टम है, आपको नया क्वेश्चन ही मिलेगा, तो नया क्वेश्चन कैसे कर पाओगे जब आप नया क्वेश्चन करने की हैबिट डालोगे घर पे। तो जैसे क्वेश्चन आया थोड़ा सोचो, 4-5 तरीके लगाओ, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। एग्जाम्पल ले लो कोई ऐसा, एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर सकते हो। नहीं तो मैं अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पे कि f' -4 से 4 में है, एक बार उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो 0 to x, मैं बोला ना यहाँ पे ए बी की बात कर रहा है, तो a टू एक बार x में इंटीग्रेट करो उस रहा। इक्वेशन। रोज थ्योरम से हो जाएगा सर। हाँ तो करो ना, फिर आप बता दो हो जाएगा, अभी कह रहे हो प्रॉब्लम है, अभी ये हो जाएगा, तो करके देखो ना, हो जाएगा तो। आपसे पूछ रही हूँ सर, मतलब मैं अभी ट्राई करो, हो जाना चाहिए। अब ट्राई करो तो मैं फिर सॉल्व कराऊंगा, है ना, क्योंकि मैं फिर ये सॉल्व करूंगा, फिर आधा घंटा इसमें जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा हमारा। मुझे 60 तक पहुंचना है ताकि अगली क्लास में सिर्फ डाउट कर सके, ये है। तो आप ट्राई करके आओ, जो रह जाएगा परसों जो क्लास होगी 8 to 11
उसमें इसी का डाउट डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आराम से ट्राई करो, नहीं तो क्वेश्चन मार्क करके रखो, नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व करूंगा डिटेल में, एक एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करूंगा परसों। ये अभी आप ट्राई करके आओ, अभी हम देख लें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हिंट दिया ना मैंने। इसको ओपन करो, एक बार इंटीग्रेट करो इसको पूरी इक्वेशन को, a to x एक बार इंटीग्रेट करो x to b, दो इक्वेशन बनेगी, उससे देखना आप आ जाएगा। ये भी इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो, थोड़ा ओपन करो, हाथ पैर चलाओ, घर पे जो क्वेश्चन आए तो कुछ करके देखो क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, फिर कोई एक स्ट्राइक करेगा, है ना। और यही हैबिट एग्जाम में भी नया क्वेश्चन आएगा, आपको सोचना पड़ेगा क्या क्या कर सकते हैं इसमें, तो जो जो दो चार तरीका लगाओगे किस तरीके से फिट बैठ जाएगा, हो गया। ये है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो क्वेश्चन देखा वही आएगा, तो जरूरी थोड़ी है। सीडीएफ दे रखा है, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ हमने पढ़ा हुआ है, हाउ टू फाइंड ईएक्स यूजिंग सीडीएफ पढ़ा हुआ है। ये देख लो ग्राफ बना के, अगर ये मिक्स होगा तो ऐसा रहेगा, तो अभी ट्राई करो। ये हमारे पास है अनबायस्ड एस्टिमेटर, मीन निकाल के देख लो, है ना, किसका मीन थीटा के इक्वल आएगा। यहाँ पे कैन नॉट अटेन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएंस ऑफ डेल्टा एट थीटा बराबर 1, तो x1 डेल्टा जो है एस्टिमेटर है, डेल्टा क्या है एस्टिमेटर है, जो डेल्टा क्या है अनबायस्ड एस्टिमेटर है, डेल्टा क्या है एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, और कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अटेन्ड एज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ डेल्टा थीटा, इनमें से वेरिएंस की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती, तो आप क्रैमर राव लोअर बाउंड यूज करो, हाँ क्रैमर राव लोअर बाउंड इनइक्वालिटी यूज करो, उससे आइडिया मिल जाएगा। तो ये सब हिंट दे रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हो, अब ये करके देखो, ये है किया था सर, ये हो गया था सीआरएल इसलिए। हाँ, फिर ये समेशन एक्स आई यहाँ पे कंप्लीट सफिशिएंट है, और पूछ रहा है कौन सा सफिशिएंट बट नॉट कंप्लीट है, तो अब यहाँ पे चूंकि एक ही पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है ना, और ये इज आर है, तो ये सफिशिएंट तो हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, ये भी कंप्लीट नहीं हो सकता, दोनों सीडी है ना, क्योंकि ये डायमेंशन 2 हो गया ना इसका, तो डायमेंशन 2 हो गया तो कंप्लीट तो होगा ही नहीं, डायमेंशन यहाँ एक ही पैरामीटर है, x बार कंप्लीट सफिशिएंट है, और x² + 3 ओवर दिस डोमेन इज अ 1 1 फंक्शन, तो ये 1 1 फंक्शन है इसका, बी ऑप्शन इज अ 1 1 फंक्शन ऑफ दिस, व्हाई, बिकॉज सपोर्ट इज पॉजिटिव, सपोर्ट पॉजिटिव है तो सपोर्ट में हमें देखना है, ठीक है, तो इसीलिए दोनों ऑप्शन ट्रू होगा, मतलब दोनों ऑप्शन कंप्लीट एंड सफिशिएंट दोनों होगा, ये कंप्लीट है बट सफिशिएंट है बट कंप्लीट नहीं होगा सीडी। सर ऑप्शन डी में मुझे डाउट था, लाइक x बार तो सफिशिएंट है, हाँ x1, x बार है, x1 एक्स्ट्रा नहीं है, लाइक जैसे कि सी में तो सैंपल को अलग अलग करके लिखा है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन डी में तो x बार है और x1 अलग से आ रहा है। तो यहाँ से जब आप करोगे ना, जब आप लॉग इसको एक्सपोनेंशियल फैमिली में फिट करोगे तो क्या बनेगा ये, सर n x बार थीटा बाय थीटा से आएगा, तो इसीलिए वो कंप्लीट होगा, मतलब उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, log x - 2 log थीटा समेशन e, अच्छा आपको पहले सफिशिएंट तो दिखाना है, कंप्लीट नहीं दिखाना मुझे, सफिशिएंसी वो लगाते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम में लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बनेगी इसका, प्रोडक्ट ऑफ xi थीटा की पावर 2n e की पावर माइनस समेशन xi अपॉन थीटा, मतलब x बार बना देते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट में बहुत सारे xi है कि नहीं है, इस xi को साथ में ले आओ आप, मतलब याद है ना g1 थीटा t1 इंटू g2 थीटा t2, तो t1 t2 जॉइंटली सफिशिएंट हो जाएगा, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट में लिख पाओगे, तो x1 जो यहाँ पे बहुत सारे xi का प्रोडक्ट है उसमें से x1 को बाहर निकाल दो और वो उसके साथ रखो, तो वहां से ये मिल जाएगा, मतलब hx में हम x1 को नहीं ले जाएंगे, hx में मेरा x2 से xn का प्रोडक्ट है, वो तो हम पे डिपेंड करता है hx में से Yes. x ट्रांसफर, हाँ जरूरत के हिसाब से कि मैं ऑप्शंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम फिट करेंगे उसको, तो यहाँ पे g1 थीटा t1 इंटू g2 थीटा t2, तो g1 हमारा वो आ जाएगा, है ना, उसको एक साथ कर लेंगे, उसको एक साथ लिखेंगे, तो वो x1 और वो साथ में, या जस्ट, तो सर इसको जॉइंटली सफिशिएंट बोलेंगे ना, हाँ मतलब g t1 t2 थीटा बोल दो, g फंक्शन t1 t2 थीटा, उससे आ जाएगा। तो यहाँ से 40 जो है हमारे पास कि x1 x2 x3 x4 रैंडम सैंपल है नॉर्मल थीटा 1 से,
और एच नॉट है थीटा बराबर 1 टेस्टेड अगेंस्ट h1 थीटा लेस देन 1। अब आपको पूछ रहा है कि फॉर व्हाट ऑब्जर्व्ड वैल्यू समेशन xi यू यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ठीक है ना, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड करना। क्या होगा ऐसे, नॉर्मल है ना, तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या होता है, कोई बताओ इसका क्रिटिकल रीजन देख के। x बार लेस देन के हो जाएगा इसका। हाँ x बार लेस देन के, उससे कर लो समेशन xi लेस देन के, वो n उधर चला जाएगा तब भी वही है। अब वो देख लो k कहाँ से आएगा, कि वो अल्फा यूज करके आ जाएगा ना k वहां से, तो k आ जाएगा, उसमें देख रहे हैं कौन सा सुटेबल नहीं है, कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है। चलो यहाँ देखो, तो x यूनिफॉर्म 0 1 है, तो -2 log x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यार क्या सर, ये तो का इसमें नहीं नहीं चुनाव का स्क्वायर 2 ना, हाँ का स्क्वायर 2, हाँ यस 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 थ्योरम है ये कि x यूनिफॉर्म 0 1 है तो -2 log x का स्क्वायर 2 मतलब एक्सपोनेंशियल विद मीन 2, तो आंसर इसका 2 आ गया, है ना। देखो इस थ्योरम को क्वेश्चन बना दिया, थ्योरम है ना, कोई बच्चा प्रूव भी कर सकता है, इसको थ्योरम याद नहीं है, जिसको याद है तो एक लाइन का क्वेश्चन है। y log x बेस 10 है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 है ना, तो यहाँ पे y का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 से है ना, तो x को बोलते हैं x इज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कल आ रहा था, x इज लॉग नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। mgf दे रखा है ना y का, म्यू t प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर, तो म्यू आ गया 5 सिग्मा स्क्वायर 4 हो गया ना, तो यहाँ से लगा लो, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो या उससे करके देख लो क्या होगा, है ना। दोनों तरफ लॉग लगाओ पहले, तो लॉग लगा के y बन जाएगा और y से फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल बना लो, यहां से मीन वेरिएंस दिख जाएगा। 5 रैंडम वेरिएबल है, u और v दे रखा है, पूछ रहा है u मोर देन v, ठीक है, यहाँ भी वैसे ही सिंपलीफाई, स्टैंडर्ड नॉर्मल से हो जाएगा। हाँ वही बना लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको जॉइंट पीएमएफ दिया, जॉइंट पीएमएफ कंडीशनल प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन लेके कंडीशनल प्रॉपर्टी लगा लो। ये आपको जॉइंट पीडीएफ दिया, कोवेरिएंस पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ई ऑफ वो भी कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो ओपन कर दो, एक्सप्लिसिटली ओपन कर लो। कोवेरिएंस क्या होता है, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स डी वाई, उससे कर लो। मतलब एक क्वेश्चन के कई सारे तरीके हो सकते हो, तुम वो लगाओ जो तुम्हें समझ आ रहा है, अब वही ठीक है, वही एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में आएगा। सर इस वाले में मैंने किया था, बट ये k की वैल्यू इसमें इक्वल रखा था, इसमें जो डिवाइड करने के बाद पता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तुम्हारे पास x1 x2 x3 y में 4 है, x में 3 है, और x बार ये है, y बार ये है, k रूट 15/7 टाइम्स दिस इज हैज tv डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो v उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, v क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस k, और k क्या है, तो k यहाँ पे ये नंबर है, तो फिट करो इसको कि बनो t कब बनेगा, t कब बनेगा, जब नॉर्मल अपॉन काई स्क्वायर, नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर n अपॉन n बनाना पड़ेगा इसको मुझे, तो ये बनेगा ना, तो बनाओ इसका x बार में, हाँ डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर कर दिया था, नहीं तो ये का स्क्वायर बन गया। हाँ वही काई स्क्वायर बनाओ, देखो अलग अलग बनाओ, इसको काई स्क्वायर, इसको अलग, ताकि सम होके बाद में ऐड हो जाए, फिर उसको इसके साथ फिट करो, फिर यहाँ k जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको इक्वल कर दो, क्योंकि ये लास्ट में 1 कर देना है जो एक्स्ट्रा बचेगा, और ये v डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, तो क्या आएगी यहाँ पे n-1 s स्क्वायर, तो ये काई स्क्वायर 2 बनेगा, ये काई स्क्वायर 3 बनेगा, काई स्क्वायर 5 बनेगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके t5 बनेगा, देखो तो t5 बनेगा, v तो 5 आ गया, कि अब इसको हटाना है, तुम इसको पहले शिफ्ट करोगे इसके अंदर, वो आ जाएगा, यहाँ लगाना n-1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, n-1 s स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, थ्योरम जो है बाद में जो पूरा कोएफिशिएंट है उसको 1 के बराबर इसमें टोटल आ करके, हाँ जो एक्स्ट्रा नंबर्स बचेंगे उसको 1 रख देंगे, तो 1 रख देंगे तो वहां से k निकल जाएगा। एक फंक्शन दे दिया, बोला लोकल मिनिमा इस पॉइंट पे है, ये वैल्यू दे रखा है, तो बताओ क्या होगा, ठीक है, डेफिनेशन लगाओ लोकल मिनिमा का, ट्राई करो। एरिया बाउंडेड बाय द, ये सब क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तुम क्लास 12 का एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्लास 12 के एनसीईआरटी में चैप्टर 8, देखो उसमें ये सब क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्लास 12 के लिटरली क्वेश्चन है, और जस्ट वहां पे ये सब क्वेश्चन अवेलेबल है। सो आपको मैट्रिक्स दे रखा है पीजे 5x5 का है, और अब बोल रहा है jth कॉलम को रिप्लेस करो, ओके, विथ कॉलम वेक्टर दिस, देन डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर
इस वाले को थोड़ा बता दीजिए, मुझे हुआ नहीं था ऐसा। ठीक है, एक बार हम 60 तक पहुंचते हैं फिर वापस डाउट डिस्कस करेंगे। टाइम है ना अभी हमारे पास है। अभी मैं वापस आऊंगा, जिन लोगों का डाउट है उस पर एक बार 60 तक पहुंच जाते हैं, फिर वापस तुम बताना कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं कर दूंगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है, उस पर हो जाएगा। क्या होता है, किसी कॉलम को इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? माइनस साइन आता है। हाँ When you interchange two row or two columns, sign of determinant changes, वो प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पे। ये un दे रखा है, समेशन un पूछ रहा है, समेशन लगाओ, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। ये v वेक्टर दे रखा है, ab 0 है, a यहाँ पे ये है, तो ab 0 है मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, तो पुट कर दो, इससे इक्वेशन आएगी तो क्या आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी नहीं हुआ था मेरे से, ओके ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है। सॉल्यूशन जो आएगा इसका इसका कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर है ये v1। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड को आप 1 के इक्वल कर दो, उससे आ जाएगा। और ठीक है, ऐसे सर एक बार और बता दीजिए। हाँ मतलब भाई, एक तो यहाँ से रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर का रूट इक्वल टू 1, एक इक्वेशन वहां से आ गई। और a b बराबर 0 है, तो यहाँ से 3 इक्वेशन आएगी। और इसको यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्या आएगा। सॉल्व करता हूँ, रुको देखते हैं। मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन ओपन करो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रूट्स, तो f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकाल के है ना 0 पुट करेंगे, फिर वहां से देखेंगे क्या आता है। फंक्शन दे ही रखा है तो नंबर ऑफ रूट्स आ जाएगा। इसमें क्या है, y दे रखा है, tangent is drawn on the curve this at the point this which meet the x axis at q। तो इस कर्व पे tangent ड्रॉ किया, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो x एक्सिस को मिल रही है q पे। अब लेंथ ऑफ द क्लोज कर्व OQPO बताना है। लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला है, तो ग्राफ बना के देख सकते हो या फॉर्मूले से आ जाएगा। लेंथ ऑफ कर्व निकालना है, या वो फॉर्मूला जो था ना उससे भी आ जाएगा। मैं देखता हूँ इसको। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द रीजन, तो ये देख लो, यहाँ z की लिमिट आ जाएगी, यहाँ 0 से स्टार्ट है और ये 3 - x - y, और फिर उसका प्रोजेक्शन ले लो, तो ये प्रोजेक्शन आ जाएगा। यहाँ z को 0 पुट कर दो तो x + y ≤ 3, क्योंकि z है ना, इंटरसेक्शन इन दोनों का लेंगे तो z बराबर 0 रखेंगे, x + y < 3, और ये रीजन है, इस पे हो जाएगा। तो x y की लिमिट तो यहाँ से आ जाएगी और उससे आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी तो पता ही आप लोगों को, पीडीएफ दे रखा है, तो 1 से 5 में इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये मिनिमम है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ई वाई म्यू वाई है, वाई क्या है, वेरिएंस वाई है, एक्स वाई इज दिस, मतलब ये वाई फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना। तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में अगर रेट लैम्डा है तो मिनिमम का रेट इन लैम्डा हो जाता है। तो यहाँ रेट क्या है, 2 है, क्योंकि मीन 1/2 होगा। मीन और रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मीन 1/2 रेट 2 है, तो इसका रेट 6 आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल 6 बन जाएगी ये। तो इसका मीन 1/6, वेरिएंस 1/6 का स्क्वायर 36, राइट। तो पूछ रहा है कि पुट कर लो, तो हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लो। ये क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ है। तो पहले x गिवन y, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम वैसा करें कि कंडीशनल पीडीएफ निकाले x गिवन y का, या है ना मॉडल वैसे कर सकते हैं। दो अप्रोच इसके हैं, एक तो है कि हम इसको फिर से वैसे ही लिखें कि पीडीएफ ऑफ y इंटू एफ ऑफ x गिवन y, हाँ वैसा लिख सकते हैं। और नहीं तो दूसरा है मॉड y, नहीं तो फिर इसको ओपन करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ क्या कर रखा है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये आपको इतने इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, तो ये पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालो, क्या क्या बाहर निकलते हैं उसको यहाँ यूज करो। और इसमें पूछ रहा है कि 100 रैंडम वेरिएबल है, मीन 0,
वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि मीन 0 इसलिए, और एस समेशन है तो एस लेस देन इक्वल टू 30 दे रखा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, है ना, सर एस इसका फाइन इनवर्स निकालने से सर आ रहा है सर। पीडीएफ वाला बना के भेजा। हाँ मतलब सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आ जाएगा। ठीक है, उसको यूज कर लो अप्रोक्सीमेशन। हाँ एन लार्ज है तो नॉर्मल पे ले जाओ उसको। सर कैपिटल फाई का वैल्यू 2 आ रहा है, तो उससे सर सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है। वो 5 यूज करके, ठीक है। यही है। और ये आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल इज गामा r, तो गामा r लैम्डा की पावर r x की पावर r माइनस 1 दिस। तो क्या कर रहा है कि तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आएगा गामा और उसकी आर की वैल्यू निकालना है। इसी है ना, बस मीन वेरिएंस है ना, इसका मीन जो होगा एक्चुअली गामा r है, अल्फा की जगह r है। आर बाई गामा आ जाएगा सर। एक मिनट r बाई लैम्डा, तो r by lambda equal to 2 आ जाएगा। हाँ r बाई लैम्डा 2, r बाई लैम्डा स्क्वायर 2, सॉल्व कर लो, उससे आ जाएगा। फिर उससे वो आ गया, फिर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 इंटीग्रेट कर लो, तो r लैम्डा, इन दोनों से r और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और इसको पुट कर देंगे, पीडीएफ आ गया, पीडीएफ से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमने एक बार बस देख लिया हाउ टू सॉल्व। बताओ कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे। सर एक ऊपर आपने बताया था